हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमन हफीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैथमेटिक्स में तुम्हारे आएंगे। ठीक है, और हम सबका है यही इरादा 20 में से 20 और 50 में से 50 है लाना। तो इसी उद्देश्य के साथ में हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखें ध्यान से कि इसका जो पहला प्रश्न है इसका क्या उत्तर हो सकता है। निम्नलिखित में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है। a=bq+r या k=12mb² या c=dq+r या फिर 6q+r²। तो हम देखेंगे कि हमारे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाले जो सूत्र यूज़ हुए थे चैप्टर नंबर 1 में हुए थे, और उसमें एक प्रमेयिका थी और एक थी एल्गोरिथम। तो उसके लिए जो फार्मूला हुआ करता था वो ये रहा, c=dq+r। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, c=dq+r। ये हमारा सही उत्तर है क्या, c=dq+r। और तो इससे क्या निकलता था, HCF। सही है, तो ये पहला वाला हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है निम्न में अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न, तो लिखा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्या जो रूट में p प्रकार से लिखी जाती हैं वे सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जहाँ पर p क्या होता है, जहाँ p एक प्राइम नंबर होता है यानी अभाज्य संख्या होती है। और जो पहली वाली संख्या लिखी है वो p/q, ये q नहीं है। पहले इसमें देखेंगे p/q नहीं है, क्योंकि p/q का मतलब होता है एक रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या लिखी गई है। तो एक संख्या ऊपर और अगर एक नीचे लिखी हो तो वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर q क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए वे सभी संख्याएं, इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा था, वे सभी संख्याएं जो रूट p प्रकार से लिखी जाती हैं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही रहेगा, ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसके लिए हमारा बी हो गया। और नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें × 7n। तो हम ये समझेंगे कि 7 दशमलव प्रसार होगा यदि हर की घात क्या हो, हर की घात से इसमें पता लगाया जाता है कौन सी 7 दशमलव प्रसार है और कौन सा नहीं है नहीं। इससे ही तो पता लगाते हैं कौन सा, हर से। तो हर में क्या है, हर में पावर ये बनना चाहिए, यदि हर की घात 2n या 5n के रूप में है, या 2m है या फिर 5n है, तभी 7 दशमलव होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में ही है 2m × 5n। हर की घात अगर इस तरह की होती है तो वो क्या होता है, तो वह एक 7 दशमलव प्रसार होता है, अदरवाइज़ वो क्या होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये 3 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा है x करने के लिए पहले हम इसे ये जो द्विघात समीकरण लिखी है इसे सॉल्व करेंगे। इसका हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कहीं पर, ठीक है, उसके बाद में इसका आंसर लगाएंगे। तो देखो ध्यान से इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, x² - 3x और -10। तो 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जब घटाएं तो 3 बचे, और जब मल्टीप्लाई करें तब कितना हो, तब 10 हो जाए, है नहीं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा x² - 5, और ये 5 दूनी कितने होते हैं, 10, और यहाँ पर x और ये माइनस के कितने आ जाएंगे, ये 10 आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x² माइनस के ये 5x हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 2x, और माइनस के यहाँ पर कितने हैं 10 लिखे हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस के ये 5 हो जाएगा, है नहीं। और प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और माइनस के ये 5 आ गए। तो फिर इस पूरी लाइन से क्या कॉमन है, x - 5 और क्या आ गया x + 2। तो हम लिखेंगे, तो इसमें x की वैल्यू क्या है, x - 5 = 0 मानेंगे, तो x = क्या आ जाएगा 5, प्लस में 5 आएगा। प्लस में 5 कहाँ पर है, देखें, एक तो पहले नंबर a में है और दूसरा कहाँ पर है, ये d में है। तो ऑप्शन से दूसरा वाला देखेंगे, x + 2 वाला भी देखेंगे क्या है, दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन गया है x - 5 = 2, तो 0 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई है नहीं। नेक्स्ट में देखें, x + 2 = क्या है, 0 है, तो x = कितना आ जाएगा, माइनस के ये 2 आ जाएंगे। तो वो देखो जिसमें x की वैल्यू -2 है और क्या है, और 5 है, -2, 5, -2, 5 कहाँ पर है, देखें, -2, 5 ऑप्शन डी तो है, बताओ, है नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हुआ, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, है नहीं, कोई शक इसमें, समझ आ रहा है। हाँ, तो देखें, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या है, ac² = क्या है, 0 है। इस तरह के हमारे पास 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक, समझे ध्यान से। तो पहला b² - 4ac है, और लिखा है कि इस ग्रेटर देन 0, 0 से कैसे हैं, बड़े हैं। जब 0 से बड़े हैं ये, तो इसके मूल क्या होंगे, भिन्न मूल होंगे, ठीक है।
वास्तविक और भिन्न मूल है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसके क्या मूल कैसे होंगे, बराबर मूल होंगे। इस वाले के बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है तो इसके मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। और फिर उसमें लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कैसे कम है, यानी कि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, जिसका आंसर माइनस में आएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, 0 से कैसे हैं, कम है। तो उसमें लिखा दो वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तभी नहीं होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होता है। जब 0 से कम होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। बात समझ रहे हो, ये है। तो अब अच्छा चौथा वाला देखें, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर, हमने किसी फार्मूले में ऐसा पढ़ा नहीं है, इसमें ये लिखा हो कि बी स्क्वायर माइनस 4 और ac स्क्वायर भी लिखा हो, है नहीं। तो इस तरह से ये ऑप्शन तो पूरी तरह से है नहीं। तो ये तीन ऐसे हैं कि जिसमें से कोई हो सकता था। जब मूल बराबर होंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी वाला। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, और जब ये होगा कि मूल कैसे हैं, वास्तविक मूल नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ऑप्शन कौन सा वाला हमारा है, ऑप्शन सी। बात समझ गए। तो इसी को हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी वाला जो होगा तो उसमें हम क्या लिख देंगे, उसे गोला कर देंगे उसे। ठीक, समझ गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि ऐसे थे समरूप त्रिभुज, दोनों के कैसे हैं, समरूप हैं, भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं 4:9 है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर में लिखेंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। भुजाओं के जो भुजाओं का अनुपात दिएगा उनका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिभुज समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 में 81 होते हैं, 4 चौक 16 होते हैं, तो 4 चौक 16, 9 में 81 वाला कौन सा ऑप्शन है, डी है। लेकिन और 7 में लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान है, क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा का मान है। क्या मान होता है, ये सर्व समीका लिखी हुई है। क्या लिखी है, सर्व समीका। और इस तरह की 3 सर्व समीकाएं होती हैं, एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या है देखें ध्यान से, ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह की ये तीनों सर्व समीकाएं हैं जिसमें से एक सर्व समीका तुम्हारे यहाँ पर लिख रखी है, और उसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ए में लिखा है 0 और बी में लिखा हुआ है 1 और सी में लिख रखा है, सी में है इन्फिनिटी और डी में क्या है, डी में देखें ध्यान से, इसमें लिखा है 1/2। तो अब आप बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हुआ, ऑप्शन सही हुआ बी वाला। बात समझ गए, कोई डाउट। क्वेश्चन, बेलन के वक्र प्रश्न के सूत्र के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, ए बी सी और डी हैं। इनमें कौन कौन से ऑप्शन है ज़रा देखें। पहला है कि 2 r स्क्वायर, 2 और r स्क्वायर। दूसरा है कि 2 r/h, 2 r/h। सी वाला है क्या, r स्क्वायर h। और फिर इसके बाद में जो ऑप्शन डी है वो लिख रखा है 1/3 r स्क्वायर h, 1/3 r स्क्वायर h लिख रखा है। तो अब देखेंगे इसमें से, देखें 2 r स्क्वायर इसमें होएगा नहीं बिल्कुल ही। ये है बेलन, बेलन का वक्र प्रश्न का फार्मूला निकालना है, 2 r को h ऊंचाई तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेलन के वक्र प्रश्न का फार्मूला 2 r और h, और ये क्या है, ये बेलन के आयतन का फार्मूला लिखा है r स्क्वायर h। तो कौन सा वाला ऑप्शन हुआ, हमारा ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल राइट है। बात समझ गए, कोई डाउट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 2 r/h बेलन के वक्र प्रश्न का सूत्र हो गया ये, सही। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसमें लिखा है कि साइन 18 डिग्री और बटे में लिखा है कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटे कॉस ये क्या है 72 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4 भाई। देखें तो साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री ये है। अब इस तरह का कोई भी फार्मूला आएगा तो उस जैसा ऐसा कोई भी सवाल आया ऐसा इस तरह का जो लिखा हो, ठीक, तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये ध्यान रखेंगे। क्या होगी 1, कैसे होगी वो भी समझे। जैसे ये साइन 18 डिग्री लिखा है तो हम इसे लिख सकते हैं
90 डिग्री में से अगर हम 72 डिग्री कम कर दें कितना बचेगा? 18 बचेगा, है नहीं? और बटे में क्या लिखा है? कॉस 72 डिग्री लिखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री, और नीचे कॉस 72 पहले से लिखा हुआ है नहीं? ये दोनों क्या हो गए? एक एक बार कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। बात समझ रहे हो? कोई डाउट? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ये है प्रश्न। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, तो हम पहले 144 के क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और देखेंगे 2 की घात कितनी बन रही है। और उसके ऑप्शन भी एक बार देख ले रहे हैं क्या है। इसमें है 2, 7, 4 और 5। 2, 7, 4 और 5 कौन से हैं? इसमें देखने के लिए हमें करना ये होगा कि हम पहले 144 के क्या कर लें? गुणनखंड कर लें 144 के। किसके? 144 के। बड़ा आसान। 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर ये यहाँ पर क्या करें? 2 3 6, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, और ये 3 3 9 और 3 1 3। तो हमें ये देखना है कि 2 की घात क्या है। ठीक, यही तो देखना है। तो देखोगे अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 नहीं में 144 होते हैं। 3 3 9 हो गए, 16 नहीं में 144 बन गए। तो अब हम ये देखेंगे 2 की घात कितनी बन रही है। तुम देखो 2 की घात 1 2 3 4 ही तो बन रही है। 2 की घात 4, तो तुम देखो 2 की घात कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी वाला सही होगा। बात समझ गए? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये भी पहले वाले चैप्टर से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। इस वृत्त की परिधि है, तो हमें वृत्त की परिधि निकालना है। एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक, उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है 616 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया। हमें निकालना है परिधि। परिधि ये हिस्सा होता है नहीं? परिधि ये हिस्सा तो होता है, तो हमें इसकी क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने वाला फार्मूला 2πr होता है नहीं? और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? πr स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? और पहले ऑप्शन देखेंगे इसके कौन कौन से। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? ठीक है, हमें क्या निकालना है? परिधि निकालना है। तो परिधि निकालने के लिए हमें सबसे पहले r की ज़रूरत होगी, है नहीं? अगर हम r निकाल लें तो 2π और r से क्या कर देंगे? उनकी आपस में मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखें पहले 616 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। ये वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है πr स्क्वायर। वो कितना दिया है? 616 दिया गया। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है, और आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 616। यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया 616, और गुणे यहाँ पर क्या आएगा? जो चीज़ कहाँ पर है? भाग में है, पक्षांतर में गुणा में आ जाती है। जो चीज़ गुणा में होती है पक्षांतर में आ जाती है भाग में, है नहीं? तो ये गुणा में आ गई और ये किस में आ गई? ये भाग में आ गई। तो इसे आसानी से काट लेंगे। तो किससे कट रहा है? देखें 2 1 2, 2 1 2, और फिर 2 3 6 और 2 8 क्या हो गए? 16, है नहीं? तो अब देखेंगे कि इससे कुछ कट रहा है नहीं है। 11 दूनी कितने हो गए? ध्यान से देखो, 11 दूनी 22, यहाँ पर कितने बचे? 8, 11 8 कितने हो गए? 88। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 28, और गुणे यहाँ पर कितने आ गए? 7। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 88 गुणे 7, ये आ गया है। तो हमें क्या निकालना है? आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 के 6 यहाँ से लगे, 5 7 दूनी 14, और 5 कितने हो गए? 19। ठीक है, तो r बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर स्क्वायर का पक्षांतर कर रहा, रूट बन गया 100 कितने आ गए? 96। तो r बराबर कितना आ गया? 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 14। यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई? 14 आ गई। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परिधि। अब परिधि के लिए वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता? वृत्त की परिधि, बड़ा आसान। क्या लिखेंगे? 2πr। तो क्या बन जाएगा? 2 × पाई की वैल्यू कितने लिखेंगे? 22/7 × r की वैल्यू देखें क्या लिखेंगे? ये 14। ठीक, 7 1 7, 7 दूनी 14। तो r बराबर क्या है? 22 दूनी 44, और फिर ये यहाँ पर वाले 2 लिख लेंगे। 44 दूनी कितने हो जाएंगे? 88 सेंटीमीटर। तो 88 सेंटीमीटर हमारा A B C D में से कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है नहीं? तो डी वाला ऑप्शन कौन सा है? बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे? ठीक लगा। सही है, बात समझ गए? कोई डाउट? बड़ा आसान। वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं, जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होता, क्या होती हैं? वह संख्याएं होती हैं, है नहीं? यानी वो एक तो स्वयं होंगी या तो एक होएगा उनका, है नहीं? इसके अलावा कोई दूसरी होती नहीं। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से है। पहला ऑप्शन है ए। इसमें ये दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है, 0 होगी नहीं। ठीक है, एक क्या है? कुछ लोग समझ लेंगे कि एक जो है इसमें अभाज्य संख्या है नहीं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ना तो भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है?
तो यहाँ पर दो ऐसी संख्या है जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। 6 के गुणनखंड हो सकते हैं 2 और 3, 2 3 6, 3 दूनी 6। तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन वाला कौन सा वाला सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बात समझ में आई? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बड़ा आसान है। ठीक, खंड का फार्मूला के त्रिज्य खंड के लिए जो फार्मूला होता है बड़ा आसान है। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी, 60, और यहाँ क्या लिखेंगे 360 गुणे पाई की वैल्यू वही 22/7 गुणे आर की वैल्यू देखेंगे 6 का क्या कर दें स्क्वायर, है नहीं। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 6 चंग 36, 6 से यहाँ पर वाली एक घात कैंसिल हो गई। ठीक, तो क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ एक बच रहा है नहीं। तो 22/7 और गुणे क्या बचा, बस 6 बचा है। बड़ा आसान सवाल था। 22 छंग कितने होते हैं, 132 बटे कितना आ गया 7, 132/7। हम इसमें से देख लेंगे 132/7 कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ रहे हो? तो मैथ क्या है, मैथ डराती है मगर डरने का नहीं, ऐसे तो है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, ध्यान देना जरा। और इसमें लिखा है कि x² = 11x - 28 का मान है, हम इक्वेशन को देखें और उसे सॉल्व करें। x² = 11x - 28 क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, यानी कि इसका पक्षांतर करेंगे। x² माइनस के 11x इधर हो जाएंगे और प्लस के कितने हो जाएंगे 28 बराबर क्या आ जाएगा 0। बड़ा आसान, 28 के ऐसे गुणनखंड करो कि जिनके गुणा करें तो 28 हो जाए और जोड़ें, यहाँ पर प्लस है लगा हुआ है इसलिए जोड़ें तो कितना हो जाए 11। तो 7 चौक कितने हो जाते हैं 28, 7 4 कितने होते हैं 11, 7 चौक 28 होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देखो x² माइनस के कितने आ जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 7 + 4 लिख देंगे और प्लस का यहाँ पर x भी लिखा जाएगा, पहले x और प्लस कितने हो जाएंगे 28। 28 को 7 × 4 लिख सकते हो, है नहीं। तो ये हो गया x² माइनस के 7x माइनस के ये बन गया 4x प्लस के 7 × 4 बराबर कितना आ गया ये 0। ठीक है, तो यहाँ से x लिया कॉमन, क्या बचा x - 7 और माइनस के 4 यहाँ से कॉमन लिए, क्या बचे x माइनस के ये 7 बच गया, बराबर क्या आ गया 0। ये 4 है यहाँ पर। ठीक है, तो पूरी लाइन से क्या कॉमन है, x माइनस ये 7 और ये x माइनस क्या है 4 = 0। तुम देख लो x - 7 और x - 4, तो x = कितना आ जाएगा 7, x = दूसरा क्या आ जाएगा 4। तो एक बार x की वैल्यू 7 आ रही, दूसरी क्या आ रही 4। तो देख लो 7 4 किस में, पहले ऑप्शन तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, सही है। 7 कामा क्या आ जाएगा ये 4 आ गया। डिग्री का मान है, बताओ कितना आसान है, पहला लिखा हुआ है। ये लिखिए tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। और tan 45 की वैल्यू यानी 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है नहीं। और tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री कितनी होती है 1/√3 होती है नहीं। तो यहाँ पर tan 90 की डिग्री क्या ले, tan 90 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, अनंत आ गई। बड़ा आसान सा सवाल था नहीं था, है नहीं, कोई डाउट इसमें। हम क्या है पाई, ये ऐसे लिखे हैं समांतर माद x बार बराबर। तो समांतर माद x बार, समांतर माद क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। ठीक है, तो वो इस तरह से जब लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें ये तो हो नहीं सकता, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं जिसमें σn σ2 r/π लिखा हो या फिर ऐसा लगा σf1 है। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन तो है ही नहीं, बिल्कुल सही है। कौन सा बच रहा है तुम्हारा, σfx/σf, यही है। समांतर माद x बार बराबर क्या रहेगा, σfx/σf। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। 17 क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है कि 2, 3 और 4, 1 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। तो बिंदु लिखे हैं, कौन से बिंदुओं 2, 3 एंड फिर 3, 4, शायद ऐसे ही ना, 4, 1। ठीक है, ये 4, 1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है, ये चीज़ है। बात समझ रहे हो, 2, 3 एंड 4, 1 के बीच की दूरी है। इसमें बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे, बड़ा आसान सा सवाल होता है। इसे x1 y1 x2 और ये y2 मान लें। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला इसमें फार्मूला यूज़ कर लेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेंगे इसके ऑप्शन क्या है। पहला लिखा है कि 2√2
ऑप्शन बी में लिखा है 3√2, ऑप्शन सी में है 4√3, 4√3, ऑप्शन डी है 6√5, 6√5। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है वो अप्लाई करेंगे। क्या होता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो x1 y1 x2 y2 लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, सही है। तो देखो रूट लगाओ, रूट के अंदर x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है ये 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो ध्यान से देखें 4 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यही तो है, प्लस 1 माइनस 3 माइनस के 2 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा वो भी 4 हो जाएगा, और 4 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और 8 को जब हम लिखेंगे तो उसे ये लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 4 2 कितना होगा 8। यहाँ से एक जो पेयर बन रहा है, एक जोड़ा जो बन रहा है, उस जोड़े में का एक जो है बाहर लिख लेंगे 2 और ये आ जाएगा। तो कितना होगा 2√2 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन वाला कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें, लिखा है समीकरणों 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 18 है और लिखा है समीकरणों क्या है 2x और प्लस के y इक्वल टू 5 और नीचे लिखा है 3x और प्लस 2y इक्वल टू 8। ये ऐसा लिखा है, दो समीकरण ले लिखे हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और एक ऊपर वाली 2x प्लस y इक्वल टू 5 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये है सवाल, मान ज्ञात कीजिए है, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान भाई, ठीक। तो इसमें ऑप्शन ए एंड y इक्वल टू क्या है 7 है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बता सकते इसका आंसर क्या है सही, ठीक है। तो पहले हम समीकरण को लिखें, उसे सॉल्व करने और समझ जाएं कि क्या है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये लिख लो, और दूसरी समीकरण 3x और प्लस के 2y इक्वल टू क्या है 8। अच्छा हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक विलोपन विधि, और उसके लिए देखो ये अभी हो नहीं रहे, कुछ कट नहीं रहे। तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसमें क्या कर दो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4x और प्लस के कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 2 5 जा कितना होगा 10, है नहीं। जैसे 4x प्लस 2y बराबर 10 आ गई। और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है वो इसके नीचे लिख लो, और फिर इसके बाद में क्या करो घटा दो इसे, ये इस तरह से घटाएंगे, और घटाने के बाद प्लस माइनस के ये दोनों क्या हुए कैंसिल। 4x में से 3x कम कर देंगे तो x बचेगा बराबर 10 में से 8 गए कितने बचे ये 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई है। अब देखेंगे x की वैल्यू इसमें 2 कहाँ पर है, देखो x की वैल्यू हमें y की निकालने की भी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो x इक्वल टू 1 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें x की वैल्यू 2 है और बाकी उसमें x की वैल्यू 2 आई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ C। ज़्यादा लगाना है, अगर तुम लगा के देखना चाहो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू किस में लिखो, समीकरण नंबर 1 में लिखो। तो यहाँ पर कितना 2 दूनी कितना होगा 4 प्लस y बराबर कितना आ गया ये 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 में से 4 गए प्लस के 4 इधर है तो माइनस के बन गए, y बराबर कितना हो गया ये 1 आ गया। बात समझ गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 1। वरना हम ऑप्शन को देख के समझ लेंगे क्या करना है, थोड़ा हमें लोगों का शार्प माइंड भी चलाना होगा, वहाँ पर थोड़ा देखेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से बात समझ गए, कोई डाउट नहीं, गुड। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, इसमें है अंत कोणों का योगफल एक त्रिभुज में कितना होता है। यानी ये लिखा है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है, बहुत बार पढ़ा हुआ है, पता होना चाहिए क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा है, उसमें लिख रखा है कि 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। बी में लिखा है 360 डिग्री, और सी में लिखा है 180 डिग्री, और डी में लिखा है 270 डिग्री। त्रिभुज के अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई 180। तो ऑप्शन नंबर सी। कुछ सवाल बहुत ज़्यादा सरल हैं, आसानी से हो जाएंगे।
20वां देखें, 20वां है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति तो लिखा है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं 3, माध्य, मध्यिका और बहुलक। मात्र 3, कितने 3, माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो इसमें से देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 3 कौन से वो जरा लिख लें, माध्य, मध्यिका और बहुलक, 3 हुए। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 20 पूरे कंप्लीट हो गए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।